तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप अपने दोस्त ईशान के साथ। ढेर सारी बातें हमेशा हम आपके साथ करते रहते हैं और बहुत नए नए लोगों से आपको मिलवाते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। और फिलहाल मेरे साथ सत्यम हैं, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी ऐप डिज़ाइन करी है उन लोगों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी से जो फ्रॉड होते हैं उनसे बचना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो किस तरीके से ऐप काम करती है और कैसे इसे सीख कर आप भी साइबर फ्रॉड्स जो हो रहे हैं उनसे बच सकते हैं, तो ये सारी बातें आज हम सत्यम से करने वाले हैं। तो सत्यम, पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई एम बढ़िया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। जी। मेरा नाम सत्यम कुमार है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ सिक्योरोजन, जहाँ पर आप रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट एंड स्किल सीखते हैं। तो सत्यम, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सिक्योरा जोन तुमने बनाया है, इसको शुरू करने का आइडिया और मोटिवेशन तुम्हें कैसे मिला? देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा गैप्स लगे इंडिया में माइंडसेट का। साइबर सिक्योरिटी में अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होती है, बट अवेयरनेस में जो गैप है टेक्निकल गैप नहीं है, यहाँ पर इंडिया में माइंडसेट का गैप है। लोग यहाँ पर तभी अवेयर होते हैं जब उनके साथ खुद वो चीज़ें बीतती है। अगर आप कल रास्ते में जा रहे हो, अगर उस गड्ढे में आप गिरोगे तभी आप उसका एक्शन लोगे कि कल मुझे ये गड्ढा भरवाना है। जब तक वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो। उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी इंडिया में है, हम उनको अवेयर पहुंचाते हैं, उनके तक हमारी जो भी साइबर सिक्योरिटी की बातें होती है, ट्रेड्स होती है, जो नए नए स्कैम्स होते हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करते बताते हैं कि आप एक्शन लो, ना कि कल जाके वो आपके साथ हो, उससे पहले आप एक्शन लेके उसे फिक्स कर लो। जी। और ये जो आपकी ऐप है, ये बाकी जो ऐप हैं जो लोगों को अवेयर कर रही हैं, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी ऐप्स हैं, तो बाकी प्लेटफॉर्म से कैसे अलग हैं आप? देखिए, बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो अधिकतर थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करती है कि वो आपको बताते हैं कि आप ये ट्रेनिंग कर लो, ये सर्टिफिकेशंस कर लो, बट उनसे आप साइबर सिक्योरिटी स्किल नहीं सीखोगे। साइबर सिक्योरिटी कोई सब्जेक्ट नहीं है, या आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको बस एग्जाम देना है। साइबर सिक्योरिटी आपकी ज़िंदगी का वो एक हिस्सा है जो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए। आने वाले टाइम पर आपको साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एकेडमिक के लिए नहीं चाहिए होगा। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सर्वाइवल में के लिए बदल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर बेसिकली फोकस करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे। जो रियल वर्ल्ड थ्रेट्स होते हैं, रियल वर्ल्ड साइबर केसेस होते हैं, उनके ऊपर हम लोग उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, उनको समझाते हैं। ये हमारा मोटिव्स है। जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर आज का यूथ आपके साथ जुड़ता है, सिक्योरा जोन को ज्वाइन करता है, तो उन्हें क्यों उसे ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, अगर हमारे साथ अगर वो ज्वाइन करते हैं तो हम उनको सही डायरेक्शन, सही माइंडसेट, ना कि सिर्फ आपको हैकिंग कैसे होती है, टूल्स कैसे रन करते, वो नहीं सिखाते। टूल्स तो बहुत लोग आपको सिखा देते हैं, इंटरनेट पे आपको टूल्स मिल जाएंगे, बट असली हैकर्स या असली साइबर सिक्योरिटी टूल्स पे डिपेंड नहीं होते। वो उनके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, कैसे वो सोचते हैं। वहाँ से उनका एक इथिकल हैकिंग का माइंडसेट डेवलप होता है। तो सत्यम, अकॉर्डिंग टू यू इंडिया में सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस गैप क्या लगता है तुम्हें? जैसा कि मैंने आपको भी तुरंत ही बताया था कि माइंडसेट का गैप सबसे इम्पोर्टेंट वही है, माइंडसेट। अगर आपका इंडिया में लोगों का माइंडसेट अगर चेंज हो जाए तो 70% हैकर का पावर यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे कि आपने माइंडसेट की बात करी, तो अगर स्कूल कॉलेजेस में साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर अवेयरनेस फैलानी हो तो किस तरीके से फैलाई जाए, कैसे लोगों को अवेयर किया जाए? देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्कूल्स में अगर अवेयरनेस की बात करूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो मैं वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करवाना चाहूँगा। सबसे पहला है हमारा सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग ऐसा वो पार्ट है जहाँ पर हैकर्स आपके माइंड के साथ गेम खेलते, क्योंकि हैकिंग सिर्फ सिस्टम के साथ नहीं होती। हैकिंग के लिए सबसे पहला वल्नरेबल आप खुद हो, आपका दिमाग ही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर हैकर्स आपके माइंड के साथ गेम खेल लेता है तो आपके सिस्टम्स हो, आप चाहे कितने भी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख लो, वहाँ तक वो सिस्टम पहुँच जाएगा। इसलिए सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग, समझाना कि हैकिंग कैसे होती है, किस तरीके से अटैकर्स आपको स्कैम करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उन सबसे बचाना। एंड बहुत सारे आते हैं लाइक AI स्कैमिंग आते, AI वॉइस क्लोनिंग आते, इन सभी चीज़ों के बारे में समझाना। और आपको क्या लगता है कि हैकर ज़्यादा पावरफुल होता है या अवेयर वाला यूज़र ज़्यादा पावरफुल होता है? मेरे हिसाब से अवेयर यूजर ज़्यादा पावरफुल होंगे, अगर उनको पता है कि हैकर्स ऐसे स्कैम कर सकते हैं। लाइक मैंने भी आपको बताया सोशल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास आपके फादर्स का कॉल आता है, आपके फादर्स के नंबर से आएगा, एक कॉल स्पूफिंग होता है जहाँ पर आपके सेम टू सेम आपके फादर्स का नंबर आपके पास कॉल आएगा। एंड AI से वॉइस क्लोनिंग भी होती है। आपके फादर्स का मात्र 5 से 10 या 20 सेकंड की वीडियो चाहिए, तो हम उस वीडियो से, उस ऑडियो से हम AI को ट्रेन कर सकते हैं आपकी वॉइस क्लोनिंग करने में। मैंने आपके फादर्स का वॉइस क्लोन किया, मैंने आपके फादर्स का नंबर से कॉल लगाया,
अब आपको बोला कि बेटा मैं यहाँ पर हूँ, अर्जेंसी हो गया है, मुझे कुछ पेमेंट की ज़रूरत है। आपको क्या लगा, आपके फादर्स ने आपको कॉल किया, आप वहाँ पर इमरजेंसी, आपने नाम सुना, आपको अर्जेंटली क्रिएट हुआ। देन आप वहाँ पे क्या करोगे, बिना सोचे समझे आप अपने फादर्स के अकाउंट पे, वो बोलेंगे कि मेरा अकाउंट भी नहीं चल रहा, आप मुझे इस क्यूआर कोड पे पे कर दो, आप पे कर दोगे। यहाँ पर अगर आप अवेयर हो कि ऐसे ऐसे स्कैम्स होते हैं, तब वहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप कर सकते हो, आप रीचेक कर सकते हो, अपने फादर्स के नंबर पे दोबारा कॉल करो, उन पे कट करके आप दोबारा कॉल करोगे तो वो रियल नंबर पे ही जाएगी। देन वहाँ से वेरीफाई करा सकते हो। इसलिए अगर आप अवेयर हो तो यहाँ पर क्या हुआ, हैकर का माइंडसेट, जो भी उनका मिशन था, विजन था, वो कैंसिल आउट हो गया, वो खत्म हो गया, वो अटैक नहीं सक्सेस हो पाया। जी। तो ये डार्क वेब क्या होता है, इसमें लोग कैसे फंस जाते हैं? देखिए, डार्क वेब ना इंडिया में ऐसा टॉपिक बन चुका है, लोग सोचते हैं कि बहुत ही इलीगल चीज़ें तो है, बट इलीगल चीज़ें तब होती है जब आपका इंटेंशन इलीगल होता है। डार्क वेब पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, हम भी डार्क वेब पे जाते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट जाते हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट जाते हैं, जहाँ पर वो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं, उसको यूज करते हैं। डार्क वेब ऐसा चीज़ है ना, जहाँ पर आप बिना अपने आइडेंटिटी को यूज किए हुए आप उसे एक्सेस कर सकते हो। यानी कि आपको कोई भी ईमेल, कोई भी आपका यूजर नेम, कोई भी नंबर की ज़रूरत नहीं है। एंड वहाँ पर आप जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हो तो आपकी रियल आईपी भी कभी रिवील नहीं होती। आईपी एड्रेस आईपी होता है, जो कि एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट पे आपकी लोकेशन होती है। अगर आपको आपका आईपी एड्रेस किसी को अगर मिल गया तो वो आपसे आपकी लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकता है कि आप कहाँ पर बैठे हो। बट डार्क वेब पे ऐसा नहीं होता। डार्क वेब बहुत ही सिक्योर ब्राउज़र है, एक तरीके से बोल सकते हो, वहाँ पे बहुत ही सिक्योरिंग ब्राउजिंग होता है, ठीक है, जहाँ से आपकी आइडेंटिटी कंप्लीटली हाइड होती है, कंप्लीट प्राइवेसी होती है। इसलिए वहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स भी यूज़ करते हैं, बहुत बेनिफिट एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो ये होती है डार्क वेब। इंडिया में जो भी टेररिस्ट होते हैं, वेपन सेल होते हैं, ये सारी चीज़ें भी डार्क वेब पर सेल होती है। तो बहुत ही डार्क वेब तो है बहुत ही खतरनाक, बट उनके जो यूजर्स है, डार्क वेब पे जो यूजर्स है, उनके इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना डार्क है। तो सत्यम, एक आजकल बड़ा स्कैम चल रहा है ओटीपी, कि ओटीपी आता है, उससे पैसे चले जाते हैं। तो ये स्कैम जो है, ये भी साइबर सिक्योरिटी के अंडर में आता है, इसको कवर कर सकते हैं? ये कैसे होता है, पहले मुझे ये बताओ। देखिए, ओटीपी स्कैम रियली में भी इंडिया में बहुत ही मेजर इशू आ चुके हैं। देखिए, अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी नया चीज़ें बढ़ती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, उसी तरीके से हमारा जो क्राइम रेट भी बढ़ता है, ठीक है। अगर आपने आज टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें लाई है तो उसके अंदर ज़रूर है कि कोई ना कोई कमियां होंगी, तो उसी कमियां को हैकर यूज करते हैं आपको हैक करने के लिए, आपको शिकार बनाने के लिए, स्कैम करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे ओटीपी स्कैम कैसे होता है। लेट सपोज कि हम और आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं एंड हम दोनों को एक मीटिंग में जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या कुछ भी लेट सपोज करते हैं कि हमारे एक फ्रेंड वहाँ पर वेट कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूँगा, मैंने आपसे बात कर लिया, मैंने आपसे अच्छा दोस्ती कर लिया, अब मैंने आपको बोला कि एक जो हमारा फ्रेंड है वो कॉल कर रहा है आपको, ठीक है, वो भी कॉल पर है, वो हमें कॉल कर रहा है, हम दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं, मैंने बोला कि आप उनको कॉल पे मर्ज कर लो एक बार, तो हम उनसे बातें कर लेंगे, तीनों एक साथ बातें कर लेंगे। अब आप पूछोगे कि वहाँ पर ये नंबर तो उनका लग नहीं रहा, ठीक है। अगर उनका नंबर सवाल नहीं है तो फिर भी हम यहाँ पर अटैकर क्या करता है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करता है कि आप यहाँ पर इस कॉल को उठाइए। लाइक टोल फ्री नंबर जो होते हैं वो टोल फ्री नंबर्स है, ठीक है। अब उनको क्या किया, आपने कॉल उठाया एंड आप जैसे ही कॉल उठाओगे आपका ओटीपी हैक हो जाएगा, आपका जो ओटीपी अटैकर को मिल जाएगा। अभी टेक्निक काम कैसे करती है, बेसिकली आपने जितने भी अभी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, जितने भी ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, उन सभी में एक फीचर दिया गया है ओटीपी ओवर द कॉल, यानी कि आप कॉल पे भी ओटीपी मंगवा सकते हो। अब हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया, हम आपसे कॉन्फ्रेंस पे कॉल कर रहे हैं, हमने आपका व्हाट्सअप लॉगिन किया, मैंने आपका नंबर दिया, ओटीपी आपके भेजा, किस पे जरिए, कॉल के जरिए। अब आपके नंबर पे कॉल आएगा व्हाट्सअप की तरफ से, जहाँ पर आपको ओटीपी बताया जाएगा। कॉल पे आपका स्टार्टिंग में ओटीपी बता दिया जाता है कि 34201 इज योर ओटीपी फॉर योर व्हाट्सअप, ऐसा कुछ बता दिया जाता है। अब जैसे आपने कॉल उठाया, उधर से वो बोलना स्टार्ट किया कि आपका ये ओटीपी है एंड मैं भी कॉल पे हूँ, अटैकर भी आपका कॉल पे ही है। तो वो क्या किया, वहाँ से ओटीपी सुन के ओटीपी लॉगिन करके आपका व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं। इस तरीके से आपका बैंकिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ों का ओटीपी हैक होते हैं। एंड व्हाट्सएप क्या, अभी जो बहुत लोग इंस्टाग्राम्स होते हैं वो लोग सोचते हैं मैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लूँ, ठीक है, यानी कि हमें ओटीपी की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी एक्सेस करता है, आपको 2FA चाहिए, ओटीपी के बिना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे इंस्टाग्राम, चाहे हैकर को कितना भी पासवर्ड ले ले। बट हैकर को कभी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, हैकर के पास बहुत सारा पासवर्ड ऑलरेडी पड़ा रहता है जो कि आपके डेटाबेस में आता है। अभी बात करेंगे हम लोग लीक डेटाबेस के बारे में भी, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, जो इंस्टाग्राम पर अभी चलते हैं,
सेशन हाईजैकिंग एक नाम होता है। लाइक जब आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ें करते हो तो आपका एक कुकीज़ जनरेट होती है। कुकीज़ यानी कि एक छोटा सा डेटा होता है जो आपके ब्राउज़र में सेव होता है, जहाँ पर आपके आईडी, आपके डेटा, ये सारे कुछ आपका सेव होता है। वहाँ पर आपके पासवर्ड भी उसी में सेव होते हैं। बट वहाँ पर पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता, वहाँ पर एक कुकीज़ का सेशन आईडी नंबर रहता है। हमारे पास आईडी नंबर रहता है। अगर अटैकर का वो आपका आईडी नंबर अगर मिल गया तो अटैकर आपके बिना यूजर नेम, बिना पासवर्ड, बिना ओटीपी, कुछ भी उसे नहीं चाहिए, बस वो कोड चाहिए, सेशन कोड। वो सेशन कोड अपने ब्राउज़र में इम्प्लीमेंट कर देगा एंड बूम, आपका सेम टू सेम आईडी हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। एंड आपके पास ना उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि इस बंदे ने आपका यहाँ पर लॉगिन किया, कुछ नहीं। उन्हें ब्राउज़र को लगता है कि ये सेम बंदा ही लॉगिन करा है, क्योंकि सीक्रेट कोड सेम है। अगर सीक्रेट कोड चेंज होता है तब आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि हाँ, इन्होंने लॉगिन किया। बट ब्राउज़र को लग रहा है कि हमारा जो पुराना जो सर थे, जो ऑनर थे इस आईडी के, वो यहाँ पर लॉगिन किया है, तो ब्राउज़र नॉर्मली लगता है एंड वो उनको नॉर्मली पूरा कंप्लीटली एक्सेस दे देते हैं। तो इस तरीके से ये सेशन हाईजैकिंग होते हैं, ओटीपी स्कैम्स होते हैं, सोशल मीडिया हैकिंग होते हैं, ये सभी चीज़ें होती है। तो इतने सारे स्कैम चल रहे हैं, इतने तरीके से इंसान घिरा हुआ है। तुमने एक सोशल इंजीनियरिंग टर्म का भी यूज़ करा, तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी लिसनर्स और व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा अवेयर करो कि ये क्या होता है। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली एक तरीके का होता है कि हम सामने वाले के माइंड के साथ गेम खेलते हैं, उनके मैनिपुलेट करते हैं, उनको कन्फ्रेंस करते हैं कि आप ये चीज़ें करो। लाइक अभी कुछ ईयर पहले गिटहब आपने एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत से डेवलपर्स आते हैं, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है, गिटहब के एक एम्प्लॉय के साथ सोशल इंजीनियरिंग हुआ। वो थोड़ा इमोशनल डैमेज थे, डिप्रेशन में थे। उनके साथ एक अटैकर्स मिला, उनसे बात किया, उनको इतना कन्विंस कर लिया अपनी बातों से, उनको अपना इतना फ्रेंडली बना लिया एंड वो इमोशनल थे उस टाइम पे। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि ये अच्छा आदमी, ये मुझसे अच्छे से बातें कर रहा है, तो ये ट्रस्टेबल पर्सन है। तो क्या किया उन्होंने, उनसे वो कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा उनसे ले लिया। जो भी एम्प्लॉयज़ थे, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास तो कंपनी के बहुत सारे डेटाज होते हैं, तो उनसे उन्होंने गिटहब्स का कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा ले लिया, जिससे कि उन्होंने गिटहब का कंप्लीटली डेटाबेस डंप कर लिया था वहाँ से। सोशल इंजीनियरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि आपके माइंड को मैनिपुलेट कर कोई चीज़ें काम करवा लेना, ये चीज़ें होती है। लाइक मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था, अर्जेंसी क्रिएट करना, स्कैमिंग करना, स्पूफिंग करना, ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। लाइक अभी फिशिंग्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सोशल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा टॉपिक आता है फिशिंग्स में क्या होता है, लाइक कि आपको बैंक से मैसेज आएगा या इंस्टाग्राम से मैसेज आ गया, आपके पास मेल आया कि आपका जो अकाउंट है ये कॉपीराइट आया हुआ है, आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया है, आपको वापस रिकवर करना है, तो आप लॉगिन कीजिए। ठीक है, अब वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, आप लॉगिन करोगे, आपके पास मेल आएगा। आज जब उस लिंक को खोलोगे, आपके पास कंप्लीटली एक इंस्टाग्राम का जैसा ही पेज मिलेगा, बट वो इंस्टाग्राम का पेज होगा नहीं। सेम टू सेम दिखेगा इंस्टाग्राम के जैसा, बट होगा नहीं। अब आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम ही है, ऊपर में लिंक भी अभी आता है ना। लोग बोलते हैं कि फिशिंग से है तो हम लिंक से पहचान लेंगे कि ऊपर में जो यूआरएल होते हैं ना, लिंक तो अलग अलग होते हैं, यूआरएल हमेशा अलग होते हैं, बट अभी स्कैमर्स इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि आपके लिंक्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। लिंक्स, अगर इंस्टाग्राम का वैलिड यूआरएल क्या होता है, अगर मैं पूछूँ तो इंस्टाग्राम का वैलिड यूआरएल क्या होता है, instagram.com। अगर आपके पास instagram.com से मैसेज आया या लिंक आया है तो आप ओपन करोगे क्योंकि वो वैलिड है। बट अटैकर भी आपको सेम टू सेम instagram.com से ही भेजेगा, आपको तो लगेगा ये वैलिड है। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल है, यहाँ पर यूआरएल भी स्पूफ हो रहा है। आप खोलोगे आप instagram.com, आगे तो फिशिंग लिंक्स होंगे, बट वो खुलेगा कहाँ, इंस्टाग्राम पे नहीं खुलेगा, वो खुलेगा अटैकर के वेबसाइट, जहाँ पर सारे के सारे अटैकर की वेबसाइट्स होगी। आप वहाँ पर क्रेडेंशियल डालोगे, ओटीपी डालोगे, वो सारे अटैकर के पास जाएगा एंड वहाँ से आपका अकाउंट हैक हो सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं सोशल इंजीनियरिंग के। तो जैसे तुम इंस्टाग्राम का बता रहे हो कि इस तरीके से इंस्टाग्राम के भी जो लिंक है वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे लोगों के फ़ोन में बहुत प्राइवेट डेटा भी पड़ा होता है, जो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लीक भी हो जाता है। उसके चक्कर में लोगों को फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि आपके प्राइवेट मूवमेंट्स हमारे पास हैं, आप इतना पैसा दीजिए, ये कीजिए, आपको ब्लैकमेल है ना, वरना हम वायरल कर देंगे। तो लोग उससे कैसे बच सकते हैं? इसमें तो गलती तो सबसे पहले कि आपकी ये कि आप उस इंटीमेट सीन्स को या आपके जो प्राइवेट मोमेंट होते हैं आप उन्हें रिकॉर्ड ना करें। अगर आप उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप फ़ोन पे रख रहे हो एंड आप सोचोगे कि बाद में मैं इसे डिलीट कर दूं, तो इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ एक बार चला गया तो डिलीट नहीं होता। ठीक है, एंड अगर आपके फ़ोन पे भी वो चीज़ें पड़ी है, तो अगर सोचते हो कि मैंने अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया तो वो डिलीट नहीं होता, वो बस आपके सामने से हट जाता है, आपके गैलरी में नहीं देगा, आपके फाइल मैनेजर में नहीं देगा, बट उनके अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं, जो डेटा पैकेट्स होते हैं,
उनके अंदर आपका वो डेटा रहता है। अगर किसी को आपका फ़ोन मिल गया तो वहाँ से वो डेटा रिकवर कर सकता है, आपको जो भी प्राइवेट फ़ोटोज़ थे वो रिकवर कराया जा सकता है। अगर इन केस में अगर किसी ने आपका फ़ोटो जो है इंटीमेट प्राइवेट मोमेंट्स जो अगर वायरल कर दिया गया, तो हमारे पास एक वेबसाइट आती है ऑर्गेनाइजेशन से stopncii.org। आप इस वेबसाइट पर जाके उस इमेज की लिंक्स या ब्लूप्रिंट्स आप उनको सेंड कर दोगे, उनको रिपोर्ट कर दोगे, तो वो क्या करती है इंस्टाग्राम पे या इंटरनेट पे जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन सभी को वो सेंड कर देती है एंड उन्हें बताती है कि अगर इस तरीके से या इसकी ब्लूप्रिंट्स टाइप की इमेजेस अगर आपके पास आती है तब उन्हें ब्लॉक कर दो, उनके आईडी ब्लॉक कर दो या रिमूव कर दो। अगर इंटरनेट पे कहीं भी वो चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल भी है तो वो पूरे इंटरनेट को सर्च करते हैं, वहाँ से उन्हें हटाने में हेल्प करते हैं stopncii.org। तो जैसे तुम बता रहे हो कि भाई बहुत जगह इस तरीके के जो प्राइवेट मोमेंट भी लीक हो रहे हैं, इंस्टाग्राम भी मैनिपुलेट हो जाता है, तो हमारी तो प्राइवेसी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी हम बहुत जगह जब लॉगिन करते हैं, लाइक जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और टिकट भी बुक करते हैं, तो बहुत जगह आधार डिटेल भी दे देते हैं, पेन डिटेल भी दे देते हैं, पर्सनल डिटेल्स बहुत सारी डालनी पड़ती है, मम्मी पापा का नाम भी जाता है, डेट ऑफ बर्थ भी जाती है। तो ये भी बहुत डेटा है जो लीक हो जाता है, उससे भी हमारे साथ स्कैम होता है, तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, ये तो हैकर का सबसे बड़ा वो है कि हैकर्स के पास डेटा आपका आता कहाँ से। जो आपको लगता है कि मेरे पास आईफोन है, मेरी जो प्राइवेसी बहुत अच्छी है, बट आईफोन आपके पास फ़ोन तक आपको प्राइवेसी दे सकता है, बट आईफोन में आप बहुत सारी वेबसाइट भी तो विजिट करते हो। आप बहुत सारे अभी जो कुछ कंपनीज़ है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है उनके डेटा लीक हो रहे हैं, जियो है, बोट है, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनीज़ है जिनके डेटा लीक हो रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी लीक हो रहे हैं। हैकर उन्हीं डेटाबेस को यूज करते हैं, उन्हीं डेटाबेस को अपने पास लाते हैं, उनमें आपकी डिटेल्स फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पर आपका नाम, नंबर, आपकी कंप्लीट एड्रेस, आपके आधार कार्ड नंबर, टोटल आपकी जितनी भी डिटेल्स होती है वो अटैकर के पास पहुँच जाती है एंड उसी डिटेल्स को यूज करके अटैकर आपको स्कैम करते हैं। तो एज ए इंटरनेट पे अगर बोला जाए कि मेरी प्राइवेसी है या नहीं है, तो प्राइवेसी बेसिकली यहाँ पर एक मिथ बन जाती है आज की जनरेशन में कि आपकी कोई भी प्राइवेसी नहीं है। इवन हमारे पास आपके भी डेटाज अवेलेबल है, हमारे पास भी बहुत सारे डेटाबेस आते हैं जहाँ पर आपके डेटाबेस डिटेल्स सारे अवेलेबल है। अगर मैं वहाँ पर आपका नाम या ईमेल या नंबर से भी सर्च करूँ तो मेरे पास आपकी डेटा की लिस्ट आ जाएगी, आपका नाम क्या है, आपका फादर्स का नेम क्या है, आपने अभी तक कितने सिम निकाल रखे, सारे सिम के नंबर, आपने कहाँ कहाँ पर लॉगिन किया, आप किस किस वेबसाइट पर जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर लॉगिन की, वहाँ से डेटा लीक हो जाते हैं। एंड रिसेंटली अभी एक टाटा कंपनी के ऊपर भी रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जहाँ पर एक एम्प्लॉय के जरिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा दिया गया था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग पर सारे कंप्यूटर पे लॉक हो गया था एंड उनके ऊपर स्क्रीन पे लिखा गया था पे इन क्रिप्टो और लूज योर डेटा, यानी कि आप मुझे पे करो या अदरवाइज आप अपना डेटा लूज कर दो। ठीक है, तो उनसे क्या हुआ, अटैकर आपके सारे सिस्टम का एक्सेस ले लिया। अब टाटा का जितना भी डेटा है, जितना भी यूजर्स का डेटा होगा वो अटैकर के पास पहुंच गया। अब वो क्या करते हैं, ऐसे डेटा को डार्क वेब पर लीक कर देते हैं, इसे कोई भी डाउनलोड करके यूज कर सकता है उस डेटा को। तो बहुत अलग अलग तरीके के स्कैम है जो लोगों के साथ हो रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं है। इतनी सारी डीप जानकारी तुमने आज हमें दी है, बहुत सारी डीप नॉलेज मिली है, तो लोगों से यही मैं अपील करना चाहूँगा कि देखिए किसी भी तरीके का अपना डाटा किसी को भी मत दीजिए। अपने बच्चों को भी सोशल मीडिया अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें वो किसी तरीके की कोई डिटेल वहाँ पर ना दें। बेटर है कि आईडीज़ आप ही बनाएं, आपकी ही लॉगिन आईडी होनी चाहिए, इससे आप मॉनिटर भी कर सकते हैं आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आजकल हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन है, वो गेम्स खेलते हैं, मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर लेते हैं और बहुत सारे पैसे जो होते हैं उनके बैंक अकाउंट से फिर चले जाते हैं और बाद में पता लगता है वो गेमिंग के ज़रिए चले गए। तो डेटा भी लीक हो रहे हैं, आपकी प्राइवेसी भी जो है वो भी लीक हो रही है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम अगर अवेयर रहेंगे तभी हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो सत्यम, आज आपने इतना कीमती वक्त दिया, इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। एंड एक और बात मैं लास्ट बात बोलूँगा, जैसे कि आपने भी बोला था बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग करना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंस्टाग्राम भी बच्चों का बना के देते हो तो उनके ऊपर भी पैरेंटल कंट्रोल लगता है। अभी रिसेंटली गाजियाबाद में 3 लड़कियों ने छत से कूद के सुसाइड कर लिया था। तीनों बहनें थी, तीनों सगी बहनें थी। उन्होंने क्या किया, एक गेम के चक्कर में छत से कूद के सुसाइड कर दिया गया। गेम का कुछ कोरियन लव नाम से ऐप था, उनमें कुछ टास्क वगैरह दिए जाते थे, तो उन ऐप के लिए छत से कूद के सुसाइड कर लिए। और सोचिए वो एक कैसा मंजर होगा जहाँ पर तीनों बहनें एक साथ नहीं कूदी,
पहले एक कूदे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सोचिए फिर भी उनके वो इतना ज़्यादा डूब चुके थे उस गेम के अंदर, उन्हें मौत का डर भी नहीं है कि सामने अपनी बहन को कूदते हुए मरते हुए देख रहा, फिर भी उन्हें कोई डर नहीं। वो सेकंड वहाँ पर जंप लगाया, फिर थर्ड ने जंप लगाया एंड तीनों की स्पॉट डेथ हो गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चों पर सुपरविज़न रखिए, उनके ऊपर नज़र रखिए, मॉनिटरिंग करते रहे, वो क्या कर रहे हैं इंटरनेट पर, इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये मेरा लास्ट मैसेज था एंड इंडिया को डिजिटल अवेयर बनाना हमारा मिशन है एंड आप अपना डेटा है वो सेफ रखें एंड साइबर अवेयर ज़रूर रहें। तो सत्यम, आज इतना कीमती वक्त आपने दिया, इतनी सारी ढेर सारी बातें बताई, और हम भी उम्मीद करते हैं कि लोग भी समझ पाएँ कि भैया साइबर सिक्योरिटी से बचना कितना ज़रूरी है, कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए, और अगर लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो सिक्योर जोन से वो जुड़ें और अधिक जानकारी लें। तो इतना कीमती वक्त आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।